कोई डाउट हो तो आप लोग बताओ, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन कट कर दिए उन्हें छोड़ दो, और अगर कोई डाउट है तो बताओ। फिर हम चलते हैं पेज नंबर 243 पर, ठीक है। देखो फटाफट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 सबको आता है या नहीं? नहीं आता है फटाफट बताओ, ये प्रैक्टिस ही नहीं की। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। यश गुप्ता, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 12, 17, ठीक है। मतलब इस पेज पे अब कोई डाउट नहीं है 1 से 10 तक, पक्का? ठीक। 11th क्वेश्चन, 18th, ठीक है। अब आओ पहले 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. ठीक है, कह रहा है एक विंडो है जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है। एक विंडो है रेक्टेंगल की फॉर्म में है और सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। A window is in a form of a rectangle surmounted by semicircular opening. दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, surmounted by semicircular opening और surmounted by equilateral triangle, ठीक है। यही दो तरह के क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में ये दोनों आ चुके हैं, करेक्ट। इस विंडो का जो पेरीमीटर है वो आपको गिवन है 10 मीटर। विंडो का पेरीमीटर कितना गिवन है? 10 मीटर गिवन है, और हमें विंडो की डायमेंशंस बतानी है और इस तरह से विंडो बतानी है कि मैक्सिमम लाइट एडमिट हो सके। तो हमेशा याद रखो कि जब ऐसे डबल कंबाइंड फिगर की विंडो बनाते हो या इस तरह की कंबाइंड फिगर बनाते हो जिसमें कहता है द कंबाइंड एरिया इज मैक्सिमम, तो ऐसे केस में हमेशा याद रखो कि ये मिडल वाली लाइन कभी नहीं ली जा सकती, क्योंकि विंडो तो देखो बेटा तब भी रहेगी अगर ये मिडल लाइन ना हो, और मैक्सिमम लाइट का मतलब है कि अगर ये मिडल लाइन रहेगी तो इतनी लाइट बचेगी, ये हट जाएगी तो और एक्स्ट्रा लाइट आएगी। तो हमेशा याद रखना है कि बाउंड्री बनानी है जब भी विंडो के बारे में बोले या जब भी कंबाइंड फिगर का मैक्सिमम एरिया बोले, तो जो इंटर लिंक वाली लाइन है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, तो ये किनारे की बाउंड्री ही विंडो है। क्लियर है? अब हमें बताना है इसकी डायमेंशन। पेरीमीटर इसका गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, ठीक है। तो डायमेंशन लेते हैं। डायमेंशन के लिए मैं यहां पर ट्रिक यूज करूंगा, मैं लेंथ को बेटा 2x मानूंगा। ये इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ऐसा करने से जो सेमी सर्कुलर ओपनिंग है उसका डायामीटर 2x हो जाएगा और थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी कि उसका रेडियस जो है वो x हो जाएगा। तो ऐसे डॉटेड में शो कर रहा हूं, तो ध्यान रखना कि डॉटेड का मतलब है ये एक्सक्लूडेड है। क्या मतलब है डॉटेड का? एक्सक्लूडेड है ये, ठीक है। तो लेंथ इसकी 2x ले ली, विड्थ हमने इसकी y ले ली और सेमी सर्कुलर ओपनिंग की रेडियस x हो गई, हाफ हो गई लेंथ की। अब इसने कहा विद गिवन पेरीमीटर, ठीक है, और मैक्सिमम लाइट इसमें आए। तो मैक्सिमम लाइट कब आएगी? जब ये कंबाइंड एरिया मैक्सिमम होगा तभी यहां से मैक्सिमम लाइट पास होगी। तो हमें क्या करना है? एरिया ऑफ द विंडो इज मैक्सिमम, ये बात आपको प्रूफ करके लानी है, ठीक है। अब फिर से एक बार क्वेश्चन
के थ्रू चलते हैं और ध्यान से इस फिगर को देखते जाओ कि मैंने कैसे वैल्यूज ली हैं, क्या क्या वेरिएबल है और क्या कांस्टेंट है। A window is in a form of a rectangle surmounted by semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter, which is fixed, यानी constant. Find the dimension of the window to admit the maximum light through the whole opening. Dimension हमें पता नहीं है, इसका मतलब length भी वेरिएबल है, width भी वेरिएबल है, length को प्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल x, therefore वेरिएबल, width को रिप्रेजेंट कर रहा है y, तो y भी क्या हुआ, वेरिएबल। ठीक है, पेरीमीटर की हेल्प से हम दोनों में लिंक निकालेंगे x और y में। तो पेरीमीटर क्या होगा, अगर मैं इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करूं तो y यूनिट प्लस 2x, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल एजेस। तो पेरीमीटर अपने पास हो गया बच्चों y प्लस 2x, फिर यहां आ गए, फिर प्लस y, फिर प्लस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई आर होता है यानी पाई एक्स। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2y प्लस 2x प्लस पाई एक्स। दिस इंप्लाइज 2y प्लस 2x प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 10। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई जो x और y को लिंक करती है। क्लियर। अब आते हैं एरिया पर। एरिया ऑफ द विंडो जिसे हमें मैक्सिमम करना है, तो एरिया क्या होगी, लेंथ इंटू विड्थ। पहले रेक्टेंगल, तो लेंथ इज 2x, विड्थ इज y, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, यानी r क्या हो गया, x। तो 2xy प्लस हाफ पाई x स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। सबको क्लियर है? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें बेटा इसे डिफरेंशिएट करना है, तो ये एक वेरिएबल में होना चाहिए, तभी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो x तो देखो दो जगह पर है, तो सबसे बेटर है यहां पर y को रिप्लेस करना। अगर y रिप्लेस कर लें तो ज्यादा बेहतर है। और कैलकुलेशन अगर देखो तो ये 2 इंटू वाई है, तो सीधे 2 इंटू वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू x इंटू 2 इंटू वाई की वैल्यू हो गई 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स। x इंटू 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, सीधे 2y की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी, प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। तो हमें दिख रहा है कि पाई एक्स स्क्वायर एक और बन सकता है, तो थोड़ा और कैलकुलेशन हो सकती है। 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। ओके, a इज इक्वल टू 10x माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस हाफ बेटा, इट इज हाफ, माइनस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब इससे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, इसको थोड़ा आप एक्स स्क्वायर चाहो तो कॉमन ले सकते हो, बट मैं सोचता हूँ ऐसे रहने दो, क्योंकि बस कॉमन लेके अरेंजमेंट बनेगी। ठीक है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज dA बाई dx, 10x का डेरिवेटिव 10, 2x स्क्वायर का 4x माइनस 1/2 पाई एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। dA बाई dx is equal to 10 minus 4x minus pi x. For maxima or minima, put dA by dx is equal to 0. dA by dx is equal to 0. This implies 10 minus 4x minus pi x is equal to 0. This implies 10 is equal to 4x plus pi x, क्योंकि आपको x निकालना है। This implies 10 is equal to x common, pi plus 4, and x is equal to 10 upon pi plus 4. डायमेंशन निकल गई। अब ये देखना है कि क्या इस डायमेंशन के लिए एरिया मैक्सिमम है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d2a by dx2, 10 का डेरिवेटिव 0, माइनस 4x का कितना हो गया, -4, माइनस पाई एक्स का -पाई,
d2a by dx2 when x is equal to 10 upon पाई प्लस 4, तो ये आंसर आ गया माइनस पाई प्लस 4, बिकॉज डबल डेरिवेटिव एट द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 0, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम। सही है, प्रूव हो गया। मैक्सिमम एरिया किसके लिए प्रूफ हुआ है? 10 अपॉन पाई प्लस 4 एक्स की वैल्यू। अब इससे आप लेंथ निकाल सकते हो। लेंथ है आपकी 2x, तो 2 यानी 20 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। मीटर है या सेंटीमीटर है? मीटर है, तो कितना आ गया? 20 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर हो गया। अब विड्थ बेटा y की बात करें तो हमें यहां से y को निकालना होगा x की वैल्यू रख करके। ये आ गया 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स। सही है, 2y, और आप सीधे मैं 2x की वैल्यू डाल देता हूं यहां पर, 10 माइनस 20 अपॉन पाई प्लस 4 माइनस पाई इंटू एक्स विच इज 10 अपॉन पाई प्लस 4। सही है ना, करेक्ट। और सिंप्लीफाई करते हैं, यहां कर रहा हूं बेटा बाकी कैलकुलेशन y निकालने के लिए। पाई प्लस 4 और पाई प्लस 4 अगर एलसीएम ले लूं और माइनस को मैं कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 20 प्लस 10 पाई अपॉन पाई प्लस 4। फिर हम पाई प्लस 4 एलसीएम ले लेते हैं, वैल्यू आ गई अपने पास 10 पाई प्लस 40 माइनस 20 माइनस 10 पाई और पाई प्लस 4। 10 पाई और 10 पाई 0, 2y हो गया अपने पास 20 अपॉन पाई प्लस 4। तो व्हाट अबाउट y? 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। ये दोनों आंसर चेक करो और वेरीफाई करके बताओ सही है या गलत है, यानी x और y बराबर है। देखना बेटा आंसर, पहले 10 सेकंड में सारा आंसर पहले वेरीफाई करो, फिर 10 सेकंड में इसको पढ़ो। कोई डाउट है तो मुझे बताओ, हर एक स्टेप को चेक करो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बिल्कुल ये। सही है सर, लेंथ 20 पाई बाय 4 और ब्रेड 10 पाई बाय 4, लेंथ प्लस 5 प्लस 5। यस सर, लेंथ हो 20 अपॉन पाई प्लस 4, विड्थ इज 10 अपॉन पाई प्लस 4, और अगर रेडियस पूछ ले तो वो भी 10 अपॉन पाई प्लस 4 है। ओके, अब तुम लोग मुझे प्रॉब्लम बताओ, अगर कोई दिक्कत हुई है इसको समझने में तो। किसी को भी दिक्कत हो हैंड रेज करो। सर यस सर, जो इक्वेशन 1 है 2y प्लस 2x प्लस 5, सर उसे चेंज जो करा है वो समझ में नहीं आया थोड़ा। अच्छा, जो ये वैल्यू रिप्लेस की है बेटा यस सर। एरिया में, देखो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, तो 2x इंटू वाई, तो ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया। फिर हमने एरिया किसका निकाला? सेमी सर्कल का, हाफ पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज एल। मैंने क्या किया, सीधे यहां से 2 इंटू वाई की वैल्यू निकाल ली। 2 इंटू वाई इंटू एक्स है, तो 2y की सीधे वैल्यू निकाल ली, 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, और वो ला करके यहाँ सीधे 2y की जगह रिप्लेस कर दिया, x एज इट इज और 2y को रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना? यस सर, ठीक है। हाँ, x/2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x और y लेकर के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो तो कैलकुलेशन की वजह से मैंने ऐसे कि एक फ्रैक्शन ना है तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और बताओ कोई दिक्कत? तो इरेज करूं, स्क्रीनशॉट ले लो सभी। आगे बढ़ता हूं फिर मैं। अब जो अगला क्वेश्चन है उसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन,
आज बेटा इस चैप्टर की लास्ट क्लास ले रहा हूँ, अगली क्लास से हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, और उसके लिए डिफरेंशिएशन एक बार ढंग से सभी रिवाइज कर लेना, ठीक है, सारे रूल्स वगैरह। सर क्या बोला आपने, सुनाई नहीं दिया। अगली क्लास से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू करूंगा, ठीक है, और उसके लिए डिफरेंशिएशन ढंग से पढ़ लेना सभी। सर डिटरमिनेंट डिटर्मिनेंट में तो बेटा कुछ बचा ही नहीं, मेन पार्ट तो हटा ही दिया, प्रॉपर्टीज हटा दी, पहली एक्सरसाइज तुम लोगों ने करी हुई है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, बस एक लास्ट एक्सरसाइज मुझे करानी है, ठीक है, इक्वेशन सॉल्यूशन वाली, बस और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। मेन उसमें से हटा दिए, जो प्रॉपर्टीज वाला था ना, जो डिफिकल्ट पार्ट था, करवा देना सर। हाँ वो करा दूंगा, इक्वेशन में करा दूंगा, चिंता ना कर, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज तो पढ़ लो तुम लोग थोड़ा बहुत, वो देख लो वीडियो पे, कुछ ही नहीं है उसमें, आधे घंटे की बनाई होगी, इतना भी मुश्किल नहीं है सर वो। हाँ वो पहली एक्सरसाइज इजी है, इक्वेशन भी इजी है, ठीक है ना। तो अच्छा ही हुआ मैंने उस पर तुम लोग टाइम नहीं लगाया ज्यादा, वो चैप्टर कर लिया। प्रॉपर्टीज ही मुश्किल थी सर वो, हट गई। हाँ प्रॉपर्टीज ही मेन थी उसके अंदर, जो उन्होंने हटा दी, उसी के लिए सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में से ज्यादा कुछ नहीं हटाया, ठीक है, वो कभी आता ही नहीं था, जो हटाया है ना वो कुछ आता ही नहीं था। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेशन फंक्शन में से बेटे लगभग सारा चैप्टर हट ही गया है, आपको रिलेशन पढ़ना है और फंक्शन पढ़ना है, 1 1 on 2। अब याद करो, जब मैं कॉन्टिन्यूटी पढ़ा रहा था तो तुम लोगों को डेफिनेशन तो इंट्रोड्यूस मैंने कर ही दिया था, तो मैं कैलकुलस सोच रहा हूँ पहले तुम लोगों की पूरी खत्म कर दूं, क्योंकि कैलकुलस में से ज्यादा कटा नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया, 6th 7th 8th और 9th, उसके बाद कैलकुलस हो जाएगी डन, और इसी की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है तुम लोगों को, ठीक है। बाकी फिर सब इंडिविजुअल चैप्टर हो जाएंगे, वेक्टर 3D ये सब इंडिविजुअल हो जाएंगे, सब उन्हें करेंगे आराम से। सब चैप्टर 1 वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी, अब ये इंडिविजुअल है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है अभी, क्योंकि एक ही रिलेशन में चल रहा है, तो ये सारा पढ़ना ठीक रहेगा, सारा पढ़ डालो। और इसका असाइनमेंट करना बहुत जरूरी होता है कैलकुलस का, क्योंकि 12th में कैलकुलस एनसीईआरटी से बहुत कम आती है, यानी 5th से लेकर के 9th तक के जितने चैप्टर हैं, ठीक है। सर 9 से 5 क्वेश्चन नंबर 12 पर, 12th देखो, समझो इस क्वेश्चन को। कह रहा अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल is at a distance of A and B from the sides of a triangle, ठीक है। Show that the minimum length of the hypotenuse is A to the power 2 by 3 plus B to the power 2 by 3 whole is to power 3 by 2, ठीक है। कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ध्यान रखना है कि ट्राइंगल की कोई भी प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल हो सकती है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज पर कोई भी एक पॉइंट है, सपोज वो है P। कह रहा है इस पॉइंट का डिस्टेंस, हाँ चैप्टर 9 तक सब इंटर रिलेटेड है बेटा, ये कैलकुलस वाला पार्ट चल रहा है सारा। कह रहा है इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो साइड से A यूनिट है। डिस्टेंस का मतलब बेटे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस, तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दीज टू साइड्स आर A यूनिट एंड B यूनिट, ये कहीं भी ले सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम, और वो मिनिमम लेंथ होनी चाहिए हाइपोटेन्यूज की h is equal to A to the power 2 by 3
प्लस b⁴ 2/3 होल इज टू पावर 3/2। ये आपको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ नहीं है बेटे, गलत है, मिनिमम होनी चाहिए। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस वन। तो जिसकी बुक में लिखा है गलत है, वो मिनिमम ही प्रूव होगा, ये मैक्सिमम कभी नहीं, ठीक है, उसको ठीक कर लो। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हाइपोटेन्यूज की बात की जाए बेटे, तो हाइपोटेन्यूज की क्या लेंथ होगी? तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी AP प्लस PC। अब AP प्लस PC, AP प्लस PC में A और B तो उसने दिया है, बट A और B को उसने कहा है कि वो कोई भी रियल नंबर है, यानी वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। तो P कहीं पर भी आप फिक्स कर सकते हो। कह रहा उसके अकॉर्डिंग जो ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो मिनिमम होनी चाहिए। अब ध्यान देना, अगर हाइपोटेन्यूज में जो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये मैं जितना छोटा करता जाऊंगा, है ना, जीरो की तरफ ये एंगल जितना बढ़ता जाएगा उतनी ये लेंथ बढ़ती जाएगी, ध्यान देना, सही है ना। और जितना नियरेस्ट करता जाऊंगा 90 के, यानी इस एंगल को अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो उतनी ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ छोटी होती जाएगी। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो डिपेंड कर रहा है वो इस थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ये देखिए हाइपोटेन्यूज की लेंथ, तो वो मैंने थीटा लिख दिया, करेक्ट। करेक्ट, तो थीटा आ गया। एक मिनट बच्चे, अगर ये थीटा है अपने पास, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। 2 मिनट रुक जाता हूँ, यश बताओ अब क्लियर है कि नहीं? बाकी सबको क्लियर आ रहा है? यस सर। यश एक बार और दोबारा ज्वाइन कर लो बेटे, अगर ठीक ना हो रहा तो। ठीक है, तो अब थीटा का फायदा क्या है? देखो AP प्लस PC ये दोनों वेरिएबल है, क्योंकि अगर आप इसको कम या ज्यादा करोगे उसके अकॉर्डिंग P शिफ्ट होगा। जैसे मान लो A को 5 मीटर ले लेता हूँ, या 5 सेंटीमीटर, इसे 3 सेंटीमीटर रखना, 5 और 3 ही है, लेकिन अगर मैं इसे पास ले आऊंगा तो ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। इसे अगर मैं दूर ले जाऊंगा तो यहाँ नीचे कहीं पॉइंट आ जाएगा। तो रहेगा 5 और 3, लेकिन किस पे फर्क पड़ेगा? थीटा पे फर्क पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? थीटा अपना यहाँ पर वेरिएबल हो गया, बाकी सब कांस्टेंट हो गए। तो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे थीटा वेरिएबल है बेटा, थीटा बदलेगा तो P बदलेगा। यानी अब AP प्लस PC की बात करूं तो AP की लेंथ और PC की लेंथ भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। समझ में आ रही बात? तो यानी AP और PC क्या है? 2 वेरिएबल है। इसे हमें किसे करना है? एक वेरिएबल में करना है, और वो वेरिएबल हमने डिसाइड किया अपना थीटा। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इसके बाद फिर डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। अब मैं क्वेश्चन करना शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चन पहले कर दूं फिर डिस्कशन करेंगे। अब AP को कन्वर्ट करना है बच्चों। यहां मैं पॉइंट ले रहा हूं Q और यहां पॉइंट मैं ले रहा हूं R। इन ट्राइंगल PQC, किस में आ गए? PQC, ठीक है। PQC ट्राइंगल में अगर मैं बात करता हूं भाई PC अपॉन PQ, hypotenuse upon perpendicular, it is equal to cosecant theta. This implies PC upon PQ, the value of PQ is A, is equal to cosecant theta. ठीक है यश, करेक्ट है? अब this implies PC is equal to A cosecant theta. अब देखो PC वेरिएबल था, वो किस में निकल गया? कांस्टेंट A में, और थीटा वेरिएबल में, करेक्ट है। अब निकालते हैं अगली वैल्यू। नेक्स्ट हमें निकालना है AP, तो हम आ गए इन ट्राइंगल APR, किस में आ गए? APR। APR की बात करूं तो AP अपॉन PR, AP विच इज हाइपोटेन्यूज, PR इज बेस। सबको क्लियर है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। ये आ गया अपने पास
सीकेंट थीटा। दिस इंप्लाइज एपी और पीआर की वैल्यू है बी, ये सीकेंट थीटा, दिस इंप्लाइज एपी इज इक्वल टू बी सीकेंट थीटा। ठीक है बेटे, एपी निकल गया, पीसी निकल गया। नाउ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, एपी सॉरी, बी सीकेंट थीटा प्लस ए कोसीकेंट थीटा। अब जिसे हमें मैक्सिमा या मिनिमा करना है वो एक वेरिएबल में हो गया, बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, थीटा इज वेरिएबल। ठीक है, समझ गए। अब अगला अपना स्टेप क्या है, डेरिवेटिव का। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डेरिवेटिव हो गया dh बाई डी थीटा, बी एज इट इज सीकेंट का हो गया सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, कॉसेक का होता है बेटे माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, एज इट इज रहने दो। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, पुट dh बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, तो अपने पास आ गया बी सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ए कोसीकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, बी सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू ए कोसीकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा। अब अरेंज कर रहे हैं बेटे, थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी फॉर्म में, ए और बी की फॉर्म में, क्योंकि थीटा अपना वेरिएबल है। सीकेंट थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज, कॉसेक को लिख सकता हूं 1 बाई साइन थीटा, कॉट को लिख सकता हूं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब ध्यान देना, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, करेक्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ साइन से, साइन क्यूब, कॉस को मैं नीचे ले आया, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस क्यूब, यानी अपने पास ये वैल्यू बन गई साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। डन, ठीक है। अब साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, इट इज टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब टेन क्यूब है तो व्हाट अबाउट टेन थीटा, टेन थीटा इज क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी। ठीक है, बस यही रहने देना है, इनवर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं। अब अगर आप टेन थीटा की वैल्यू पर जाओ तो ए क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, बी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, तो यानी दोनों पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, द रिजल्ट इज पॉजिटिव, एंड क्यूब रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। तो टेन थीटा क्या आ रहा है बेटे, पॉजिटिव। अगर टेन थीटा आ रहा है पॉजिटिव, तो टेन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड इन क्वाड्रेंट थर्ड। जो थर्ड में थीटा की रेंज होती है वो होती है 180 टू 270, बट थीटा इज व्हाट, थीटा इज वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल अदर देन 90। सही है, तो जब 90 के अलावा आप एक राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एंगल को लेते हो तो वो एक एक्यूट एंगल होता है। तो इसका मतलब टेन थीटा पॉजिटिव है, तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा हो सकता है, नहीं, वो तो 180 से ही बड़ा हो गया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। तो इस हिसाब से जो थीटा कहां आएगा, थीटा इन क्वाड्रेंट फर्स्ट आएगा। कैसे लिखोगे, बिकॉज ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 2। यही अपना ऑब्जेक्टिव है, थीटा की रेंज बताना। आ गया, जब थीटा की रेंज आ गई तो अब निकालो कि क्या इस वैल्यू के लिए जो हाइपोटेन्यूज है वो मिनिमम है। आप यहां पर हो हाइपोटेन्यूज पर, डबल डेरिवेटिव d2h अपॉन d थीटा स्क्वायर,
बी एज इट इज, यहां पे हमें लगाना होगा प्रोडक्ट रूल, सीकेंड थीटा एज इट इज और टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज और सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, सही कर रहा हूं? फिर माइनस एज इट इज और ए को बच्चों कर दिया बाहर, थोड़ा यहां ध्यान देना, ये इसके साथ ही चल रहा है, ठीक है ना। ए अपना आ गया बाहर और डेरिवेटिव हो रहा है कॉसेक इंटू कॉट का, कॉसेक थीटा एज इट इज और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस को सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा एज इट इज और कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव चल रहा है, करेक्ट? अब सही है? दोबारा ज्वाइन करो तरनदीप। ठीक है, अब मैं डबल डेरिवेटिव लिखने के बाद रुकूंगा, तुम लोगों को मैं 10 सेकंड दूंगा सब कुछ समझने के लिए, हम फिगर से लेकर के फिर डिस्कशन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। बी एज इट इज, करेक्ट, सीकेंड थीटा, ये ध्यान रखना बच्चों, ये पूरा एक है, फिर उसके बाद इज इक्वल टू बी सीकेंड थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा सीकेंड क्यूब थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड थीटा, ये एक साथ हो गए, माइनस ए एज इट इज कॉसेक और, अच्छा इसको मैं ऐसे कर देता हूं, पूरा माइनस, देखो इस वैल्यू में से भी आ रहा है और इस वैल्यू में से भी आ रहा है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया अपना। अब यहां बच गया ए को सीकेंड क्यूब थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा इंटू कॉट 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 स्क्वायर थीटा, करेक्ट? ठीक है, ये आपका थर्ड पेज है। अब इसमें हम फोर्थ पेज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और वो गया फोर्थ। बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाय 2, ऑलरेडी प्रूव्ड। अब आप ध्यान दो, अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव। अब हम इसको चेक करना शुरू कर रहे हैं यहां से, ये पूरा मैं सॉल्व कर चुका हूं, हम यहां पर हैं। बी सीकेंड क्यूब थीटा यानी सीकेंड क्यूब इज पॉजिटिव, 10 इज पॉजिटिव, आफ्टर द स्क्वायर इट इज पॉजिटिव, सीकेंड इज पॉजिटिव, तो ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव है, बी ऑलरेडी पॉजिटिव है। कॉसेक इन फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, cosec in first quadrant is positive, cot in first quadrant is positive, a पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हुआ पॉजिटिव, ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव, ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव, दो प्लस मिलकर के आंसर क्या देंगे? प्लस, अकॉर्डिंग टू थीटा। तो यहां डायरेक्ट लिखना है, therefore d2h by d theta square is greater than 0, therefore h या hypotenuse is minimum। खत्म। अब मैं इवेल्युएट करके दिखाऊंगा, ठीक है? फटाफट, अब 10 सेकंड 15 सेकंड देते हैं, अच्छी तरह से सब कुछ समझ लो और साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर हम डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में। अगर कुछ दिक्कत है तो ठीक है, डिस्कस करेंगे, नहीं तो आगे चलेंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो।
पहले वाले में बेटा प्रोडक्ट रूल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में आपके पास है b secant थीटा, वेयर b इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज स्केलर मल्टीपल। समझ गए? तो b को बाहर कर दिया, secant का डेरिवेटिव कर दिया। a कॉसेक में a स्केलर मल्टीपल है, a को बाहर, वो 11th क्लास में ऐसे ही कर देते थे सब टीचर्स वगैरह कि लिख दो b secant का कर दिया, फिर प्लस secant एज इट इज, b का डेरिवेटिव 0, 0 इंटू समथिंग 0। ऐसा नहीं है, हमेशा प्रोडक्ट रूल तब लगाओ जो फंक्शन इनटू फंक्शन हो। ठीक है, फंक्शन में भी वेरिएबल वाला फंक्शन। थीटा की रेंज, थीटा की रेंज समझते हैं। हमें दे रखा है बेटे क्यूब रूट ऑफ a बाई बी, क्यूब रूट ऑफ a बाई बी। बाकी सब ध्यान से देखते रहो किसका कहां पर दिक्कत है, तो इसलिए मैं ऐसे इसको रीड कर रहा हूँ। टेन थीटा की वैल्यू आई बेटे क्यूब रूट a बाई बी। a इज अ पॉजिटिव नंबर, b इज अ पॉजिटिव नंबर। a डिवाइडेड बाई b, यानी एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस, और क्यूब रूट ऑफ एनी पॉजिटिव वैल्यू इज पॉजिटिव, रियल वैल्यू इज पॉजिटिव। करेक्ट है? तो यानी टेन थीटा का आंसर प्लस कोई नंबर है। अगर टेन थीटा का आंसर प्लस कोई नंबर है तो टेन थीटा अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए कि टेन पॉजिटिव हो, जबकि थीटा अगर किसी अदर वर्टेक्स को शो कर रहा है तो वो कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा ना। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के बाद बाकी के दोनों एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो यही चीज मैंने समझाया कि टेन थीटा अगर पॉजिटिव है तो उसका क्वाड्रेंट फर्स्ट हो सकता है या थर्ड हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन थर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ट्राइंगल के वर्टेक्स का एक है। तो इसलिए थीटा कहाँ होगा, एक्यूट एंगल होगा, और वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है अंकुर, क्लियर? राइट, यस और नो, कुछ पता चले? ठीक है, तो अब हम इवेल्युएट करने चल रहे हैं वैल्यू। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। तो अब मैं बेटा ये पार्ट हटा रहा हूँ। ठीक है, एपी प्लस पीसी एच की वैल्यू है, वहां से हम लोग अब काम करेंगे। हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली है, और एच अपने पास है थीटा की फॉर्म में। यहां पे अब ध्यान देना, ये रहा। अभी इस रिजल्ट को लिख देते हैं 1 फ्रॉम फर्स्ट। एच अपने पास है बी सीकेंट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा, ये एच की वैल्यू है। ठीक है ना, लेकिन अपने पास जो वैल्यू आई है ए और बी की फॉर्म में वो टेन थीटा है, हमें ए और बी की फॉर्म में चाहिए। तो आप इन्हें कन्वर्ट करो टेन की फॉर्म में। बी एज इट इज सीकेंट को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए एज इट इज, और कॉसेक को लिख सकते हो आप। ठीक है, अब तो आइए हटा रहा हूं। और कॉसेक को लिखा जा सकता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बी √1 प्लस टेन थीटा है ए बाई बी, क्यूब रूट ऑफ ए बाई बी, तो मैं लिख सकता हूँ ए बाई बी इज टू पावर 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है ना, अगर टेन थीटा ए बाई बी है तो कॉट थीटा क्या होगा, बी बाई ए, रेसिप्रोकल। ए इंटू √1 प्लस बी अपॉन ए होल इज टू पावर 1/3 होल स्क्वायर। b into √1 plus a by b is to power 2/3 plus a as it is
1 प्लस b बाई a इज टू पावर 2/3, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 1 प्लस a टू दी पावर 2/3 b टू दी पावर 2/3। अब सिर्फ एक्सपोनेंट रूल चल रहा है, 12th का काम खत्म हो गया है। b टू दी पावर 2/3 a टू दी पावर 2/3। यहाँ बच्चों एलसीएम ले लिया b टू दी पावर 2/3, तो ये आ गया b टू दी पावर 2/3 a टू दी पावर 2/3। देखो धीरे धीरे आंसर के नजदीक हम पहुंच रहे हैं। प्लस a एज इट इज a टू दी पावर 2/3, तो बन गया a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3। अब स्क्वायर रूट पर ध्यान देना, न्यूमरेटर पर तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, b टू दी पावर 2/3 प्लस a टू दी पावर 2/3 रहेगा, बट डिनोमिनेटर में निकल सकता है। b टू दी पावर 1/3 होल स्क्वायर जब रूट किया तो बच गया b टू दी पावर 1/3 प्लस a एज इट इज a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3, और जब डिनोमिनेटर में रूट किया तो a टू दी पावर 1/3 होल स्क्वायर आफ्टर द रूट इट इज a टू दी पावर 1/3। ठीक है, बेस आर सेम, डिवाइड, ठीक है, सेम बेस डिवाइडेड, देयरफॉर पावर्स आर सबट्रैक्टेड। b टू दी पावर 1 माइनस 1/3, तो ये बच गया अपने पास b टू दी पावर 2/3, और विद इन अ ब्रैकेट a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3। सेम a टू दी पावर 2/3 और विद इन रूट a टू दी पावर 2/3 और प्लस b टू दी पावर 2/3। a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3। अब दोनों में से देखो तो कॉमन क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट a टू दी पावर 2/3 प्लस b टू दी पावर 2/3 विद इन अ ब्रैकेट b टू दी पावर 2/3 एंड a टू दी पावर 2/3। बेस आर सेम, ध्यान देना, a टू दी पावर 2/3 b टू दी पावर 2/3 होल इज टू पावर 1/2। Now a to the power 2/3 b to the power 2/3 base same with power 1, so 1 plus half 3/2, a to the power 2/3 b to the power 2/3 whole is to power 3/2। this is the minimum length of the hypotenuse। क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। देखो बच्चों, बोलो कोई डाउट। सर लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। ये वाला यस सर। देखो a टू दी पावर 2/3 b टू दी पावर 2/3 की पावर क्या होगी बेटे, हाफ, स्क्वायर रूट है तो, और ये भी वही है a टू दी पावर 2/3 b टू दी पावर 2/3 टू पावर 1। बेस आर सेम, प्रोडक्ट बिटवीन देम पावर्स आर एडेड। 1 प्लस हाफ क्या देगा, 3/2। ठीक है, अगर मान लो इसे मैं x मानता तो x टू दी पावर 1/2 x टू दी पावर 1, तो दोनों ऐड होकर के क्या बन गया, x टू दी पावर 3/2। ओके सर। ओके, और बताइए, तो स्क्रीनशॉट लो फिर इसका, अगर कोई डाउट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 13 सबने कर लिया? हाँ जी सर, जो स्टार्टिंग में आपने h की जगह पे b सीकेंड थीटा प्लस a कॉसिकेंड थीटा पुट किया है, वो किसकी जगह पे किया है? ये तो बेटा वैल्यू ही है ना अपनी, जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था। h तो अपना यही है ना सर, वो H जो था। AP की जगह पे आपने पुट किया है। किसकी जगह? सर, वो जो आपने AP प्लस एक और हाँ, AP प्लस PC, ठीक है। तो AP प्लस PC की वैल्यू निकाल ली थी ना इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्योंकि AP और PC दोनों वेरिएबल थे, अब वो एक वेरिएबल थीटा से लिंक हो गए। ठीक है, ओके सर। डन। और किसी कोई दिक्कत?
तो हो गया स्क्रीनशॉट, इरेज कर दूं। अब बताओ 13 क्वेश्चन तो किसी की दिक्कत नहीं है। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सारी चीजें। चलो खुद करना, 13 खुद करना, 14 खुद करना। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बेटे, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। ये पूरा सेम क्वेश्चन है जो हमने किया था 8/27 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, याद है? बस उसमें भी देखो 4r/3 ही निकला था, 4 कैपिटल R/3 यही वैल्यू निकली थी, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या दे दी गई, स्मॉल r। बस यहाँ वॉल्यूम नहीं निकालना और पूरा क्वेश्चन से कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको खुद कर लेना है, 16 कट कर दो। अब हम करेंगे 17 और 18, ठीक है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शो दैट हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 2r/√3. Also find the maximum volume. Show that the height of the cylinder of maximum volume inscribed in a sphere of radius capital R. ठीक है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटे, कोन इंस्क्राइब था स्फीयर में। अब आप दूसरा पढ़ने चल रहे हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा सेम है जैसे मैंने बताया अभी। पूरा क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। पूरा क्वेश्चन यही है। क्या कह रहे हैं? शो 25 नहीं, सॉरी 23rd। Prove that the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of the volume of sphere. अब आप ध्यान दो, वहां कह रहा है ऑल्टीट्यूड इज 4r/3। अब अगर आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो ऑल्टीट्यूड की वैल्यू 4r/3 ही निकली थी। बस हमें इस स्टेज में वॉल्यूम नहीं निकालना, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम। तो इसलिए मैं तुम लोगों के लिए उसे छोड़ूंगा, खुद करोगे आप लोग, ठीक है? कह रहे शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। पूरा क्वेश्चन ही सेम है, बस वॉल्यूम नहीं बोला। तो अब हम 17 पर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमसे कि शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, एक सिलेंडर की हाइट जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, यानी स्फीयर आपको गिवन है 2r/√3। Also find the maximum volume. A cylinder with maximum volume is inscribed in a sphere of radius capital R. ये हमने एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर दिया किसमें, स्फीयर के अंदर। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, किसकी, स्फीयर की। तो क्या एक चीज कॉमन होती है, दोनों की एक्सिस जो है वो सेम रहती है। सिलेंडर की एक्सिस और स्फीयर की एक्सिस, ठीक है? सिलेंडर की एक्सिस और स्फीयर की एक्सिस सेम रहती है। सेंटर मान लिया बेटा O, रेडियस हो गई कैपिटल R, ये आपको गिवन है स्फीयर की, ठीक है? अब आप देखो, तो अगर मैं डायामीटर की बात करूं सिलेंडर के, तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी, सही है?
तो इसको क्या कहते हैं? इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट M रखता हूं और एक पॉइंट N रखता हूं तो ON एंड OM आर इक्वल। हमने सर्कल का कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है? इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इसका मतलब इसके डिस्टेंसेस सेंटर से बराबर हुए क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, बिकॉज डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। लिखना नहीं होता, अपने लिए इसको ऐसे हम समझते हैं। कैलकुलेशन अगर इजी करना चाहो तो हाइट को मैं 2h ले रहा हूं। ऐसा कोन में नहीं होता कि इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब आपका ON भी h हो गया और आपका OM भी h हो गया, आधा हो गया, इसलिए मैंने किया कि h/2 ना लिखना पड़े। बाकी ले सकते हो, h ले लो और h/2 भी कर सकते हो। सिलेंडर की रेडियस हो गई r। हमें वॉल्यूम को करना है बच्चों मैक्सिमम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r² h की जगह हो गया 2h। ये सिलेंडर का हाइट है, तो वॉल्यूम बन गया 2 पाई r² h। ये ध्यान रखना कल, और कंफ्यूज नहीं होना कि सिलेंडर का वॉल्यूम तो पाई r² h होता है, मैंने 2 पाई r² h क्यों लिख दिया? क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने हाइट को 2h माना है, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल कैलकुलेशन से बचने के लिए, और कुछ नहीं। आप चाहो तो h/2 ले सकते हो। ओके ठीक। अब दो वेरिएबल है भाई r और h, इसे एक वेरिएबल में करना है तो हमें उस सिचुएशन पर आना होगा जहां हम इनको लिंक कर पाए। OM यहां मैं ले लेता हूं P, तो हम आ गए इन ट्राइंगल OMP। अगर OMP में आ गए तो OP² इज इक्वल टू OM² प्लस PM²। वैल्यू ऑफ OP² इज कैपिटल R², वैल्यू ऑफ OM इज h², वैल्यू ऑफ PM इज R²। किसे बदलना ठीक रहेगा बेटे? R² को बदल लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज R² is equal to capital R² minus h²। दिस इज योर रिजल्ट 2। ठीक है, अब वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई R² की जगह हो गया कैपिटल R² माइनस h² इंटू h। अब ब्रैकेट खोलते हैं, जो कि हमें प्रोडक्ट रूल ना यूज करना पड़े। वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई, h से ऑफ किया तो बन गया R² h माइनस h³। ठीक है, सही कर रहा हूं? अब विद इन अ वेरिएबल हो गया। करते हैं अब इसे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h, dv/dh 2 पाई एज इट इज R² h, h का डेरिवेटिव 1, R² आ गया, h³ का हो गया 3h²। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम पुट dv/dh इज इक्वल टू 0, या फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जैसे अब तक लिखता आया। दिस इंप्लाइज 2 पाई R² माइनस 3h² 0, 2 पाई 0 के नीचे गया 0 हो गया। दिस इंप्लाइज R² इज इक्वल टू 3h²। दिस इंप्लाइज h² इज इक्वल टू R²/3। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू R/√3। ये हमने h की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब करते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या इस वैल्यू के लिए मैक्सिमम है? d2v/dh2 2 पाई एज इट इज, R² का डेरिवेटिव 0 माइनस 6h d2v/dh2 when h is equal to R/√3। वैल्यू आ गई -12 पाई, h की जगह आ गया R/√3। बिकॉज d2v/dh2 at h is equal to R/√3 is less than 0, therefore volume is maximum। कह रहा अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो प्रूफ करो कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2R/√3।
तो निकालते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट क्या है बेटे? सिलेंडर की हाइट है 2 इंटू स्मॉल एच, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू कैपिटल R बाई रूट 3। प्रूव्ड। कह रहा ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ निकाल सकते हैं? आप चाहो तो यहाँ भी पुट कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कैलकुलेशन बच जाएगी। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी निकाली बेटे? R बाई रूट 3, तो बन गया R स्क्वायर बाई 3। जब एलसीएम लिया तो ये बन गया 2R स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू है 2 इंटू कैपिटल R स्क्वायर बाई 3 और H की वैल्यू है R बाई रूट 3। सिंप्लीफाई करूं तो 4/3 रूट 3 पाई R क्यूब। ठीक है, क्यूबिक यूनिट। चेक करना बच्चों, आंसर चेक करो और देखो अगर कुछ इसमें गड़बड़ हो तो, और डिस्कस करो। सेम है कोई सर। डाउट हो तो। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत यस बच्चों? सर। सर हाँ जी, सर जो आपने फिगर में वो कॉर्ड वाली बात समझाई वो क्लियर नहीं हुई। देखो ये ओ एम एन का मिड पॉइंट क्यों होगा, ये आपको बताना है कि भाई ओ एम एन का मिड पॉइंट क्यों होगा। अगर वो बात क्लियर नहीं है तो कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं। OP इज इक्वल टू दिस वैल्यू बिकॉज रेडियाई। ठीक है, PM इज इक्वल टू एनी वैल्यू दिस बिकॉज रेडियस। दिस एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल, राइट एंगल। RHS से ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ON इज इक्वल टू OM, मिड पॉइंट हो गया वो। अगर O मिड पॉइंट है और NM की लेंथ पूरी 2H है तो आधी क्या हो गई? H और H। ऐसे कर सकते हैं। अब ठीक है, वैसे तो एक थ्योरम है 10th क्लास, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। चाहे आप इससे कर लो चाहे उससे, और दोनों ही शो नहीं करना, आपको पता होना चाहिए। अब 12th वाले शॉर्टकट में ही कर लेते हैं। जब सिलेंडर आता है तो हाइट क्या होती है? आधी हो जाती है, लेकिन कोन में नहीं। ठीक है, कोन में हाइट आधी नहीं होती, बस सिलेंडर में ही आधी हो जाती है हाइट, अगर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर? स्फेयर के अंदर। ठीक है ना, तो सीधे ही लिख लो आप, ऐसे कर सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो। किसी को कोई और डिस्कशन करनी हो तो बताओ, कुछ पूछना हो। ठीक है, फिर इरेज कर रहा हूं, बढ़ते हैं आगे। और इस संडे पूरे 6 चैप्टर का टेस्ट लूंगा एक्सेप्ट डिलीटेड पार्ट। फिर से 6 का टेस्ट होगा। पहले वाले चेक करके देता हूँ यार, क्या करा जाए, बड़ी समस्या हो जाती है, समय नहीं मिल पाता। लेकिन नए नए करते रहो टेस्ट, क्या हो गया। 18 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, नहीं कुछ नहीं, अगले नए नए देते रहो तुम लोग, तो अपनी तैयारी रखो। मेरी तरफ से डिले हो रहा है, क्या करा जाए। ठीक है, तुम लोग तैयारी रखो। ठीक है, वो देख लूंगा, चिंता मत कर दूंगा सॉल्व ये समस्या भी। ठीक है, 18 कह रहे बेटे
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 वाला भी कई बार बोर्ड में आया हुआ है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। अब ध्यान देना बच्चों, सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ऑफ हाइट स्मॉल h and semi vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h cube 10 square alpha, ठीक है। एक बार फिर पढ़ता हूं। show that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in right circular cone of height h। अब जो कोन है बेटा उसकी हाइट आपको गिवन है, यानी यही अपना फिक्स वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल, और उसका सेमी वर्टिकल एंगल आपको गिवन है, इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। कह रहा है सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट की 1/3 है, ठीक है, जो कि सिलेंडर के अंदर कोन के अंदर इंस्क्राइब्ड है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अच्छा, इंस्क्राइब सिलेंडर का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तुम लोगों को याद हो, गिवन कोन जो एग्जांपल था, अ सिलेंडर विद मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब ये कोन हमें दे दिया गया, कोन में सिलेंडर इंस्क्राइब्ड करना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो सिलेंडर ऐसे बनेगा, कहीं भी पॉइंट लगा दोगे उसके पैरेलल ये आपको लाइंस बनानी पड़ेगी, तो ये आपने सिलेंडर इंस्क्राइब कर दिया। ये ओके। इस गिवन जो कोन है इसकी आपको हाइट स्मॉल h गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है। तो अब क्या करना है, अगर इसमें जो वैल्यूज यूज की हैं, स्मॉल लेटर्स यूज की हैं, तो हम अपने सिलेंडर की सारी वैल्यूज कैपिटल लेटर यूज करेंगे। इससे क्या होता है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में ये डिफिकल्टी नहीं होती कि कौन किसकी डायमेंशन, मिक्स ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो अब मैं सिलेंडर की रेडियस ले ले रहा हूँ स्मॉल आर, कोन की रेडियस ले ले रहा हूँ कैपिटल आर। ओ सॉरी मैंने गलती कर दी, सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर, कोन की रेडियस स्मॉल आर, ठीक है ना। और सिलेंडर की हाइट ले लेता हूं बच्चों कैपिटल एच, करेक्ट। सिलेंडर का वॉल्यूम आपको मैक्सिमम करना है, और वो मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। एक ये बात प्रूफ करनी है। दूसरी बात, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ द कोन। ये अपने दो मेन ऑब्जेक्टिव है, और वॉल्यूम को करना है मैक्सिमम। किसके वॉल्यूम को? सिलेंडर के वॉल्यूम को। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 2 मिनट के लिए एक बार आप खुद क्वेश्चन को पढ़ो, और जो मैंने फिगर्स बनाई है उसको ऑब्जर्व करो। 2 मिनट तो बहुत टाइम दे दिया, 2 सेकंड जल्दी पढ़ो, ठीक है। उल्टी सीधी कैलकुलेशन निकल जाए मुझसे तो कोई बात नहीं, समझ लिया करो थोड़ा बहुत। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले बेटे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें मैक्सिमम करना है, तो उसको अरेंज करते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। बट यहाँ 2 वेरिएबल हैं, कैपिटल आर और कैपिटल एच। इसे करना है हमें विद इन अ वेरिएबल बाय यूजिंग दीज 2 गिवन वैल्यूज, यानी कांस्टेंट। वैसे तो सिमिलर ट्राइंगल लगाते थे, बट जब आप ये देख रहे हो कि अल्फा दिया गया है और वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ 10 अल्फा है, ठीक है, तो कोशिश करो कि ट्रिग्नोमेट्री की टर्म में ही क्वेश्चन को कर लो, ठीक है ना। तो हम आ जाते हैं ट्राइंगल ए बी और सी में। इन ट्राइंगल एबीसी मैं 10 अल्फा बना रहा हूं बेटा BC अपॉन AB।
BC upon AB is equal to tan alpha. What about BC? BC is capital R. AB के बारे में सोचो. AB is यहाँ AC ये D ले रहा हूँ. AD minus BD. AD is small h और BD is capital H. तो मैं AB को लिख सकता हूँ माइनस H, एक मिनट, माइनस H इंटू माइनस H माइनस कैपिटल H इज इक्वल टू tan अल्फा. बात मेरी सबको समझ में आ गई? क्या किया? कैपिटल R अपॉन H माइनस H इज इक्वल टू tan अल्फा. कैपिटल R H माइनस H tan अल्फा. कैसे? BC इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर. AB हो गया बेटा AD जो कि स्मॉल h है, माइनस BD जो कि कैपिटल H है, इज इक्वल टू tan. ठीक है. अब आप tan अल्फा का यूज कर सकते हो, स्मॉल h का यूज कर सकते हो कैपिटल R और कैपिटल H को रिप्लेस करने के लिए. तो मैंने क्या किया, tan को लिखा R अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल h माइनस कैपिटल H, और यहां रिप्लेस करना बेटर रहेगा कैपिटल H को इन टर्म्स ऑफ R. दिस इंप्लाइज कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h माइनस R अपॉन tan अल्फा. दिस इज योर रिजल्ट टू. विद इन अ वेरिएबल हमने कन्वर्ट कर दिया. कैपिटल H वेरिएबल है, कैपिटल R वेरिएबल है, स्मॉल h कांस्टेंट है, tan अल्फा कांस्टेंट है. बदल गया. अब मैं रिप्लेस करना शुरू कर रहा हूं. वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर माइनस कैपिटल H की जगह लिख सकते हो स्मॉल h माइनस R बाई tan अल्फा. अब आपने ब्रैकेट को खोलना है. H R स्क्वायर माइनस R क्यूब बाई tan अल्फा. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू R बन गया dV बाई dr पाई एज इट इज 2HR माइनस R क्यूब हो गया 3R स्क्वायर अपॉन tan अल्फा. ठीक है. फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट dV बाई dr इज इक्वल टू 0. पाई 0 के नीचे जाके 0 हो गया बेटा. इट इज 2HR इज इक्वल टू 3R स्क्वायर बाई tan अल्फा. करेक्ट. 3R स्क्वायर बाई tan अल्फा. R कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए R और R कट सकता है. दिस इंप्लाइज कैपिटल R इज इक्वल टू 2H tan अल्फा बाई 3. R आपका वेरिएबल था और उसको किस फॉर्म में निकाल लिया? ऑल कांस्टेंट की फॉर्म में. 2H tan अल्फा 3 सभी कांस्टेंट है. अब आप वैल्यू निकाल चुके हो. अब करो डबल डेरिवेटिव. क्या प्रूफ करने के लिए? वॉल्यूम को मैक्सिमम. d2v बाई dr2 पाई एज इट इज 2HR का डेरिवेटिव करोगे तो 2H बचेगा माइनस R स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 6R बाई tan अल्फा हो गया. 6R बाई tan अल्फा. अब क्या करना है? कैपिटल R की वैल्यू डालो. d2v बाई dr2 when R is equal to 2H tan अल्फा बाई 3. ये वाली कैलकुलेशन बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. जब 2H tan अल्फा बाई 3 यहां पे डालोगे 6 की जगह, ध्यान देना, tan अल्फा कट गया, 3 to the 6 हो जाएगा, 2 into 2 4 हो जाएगा. यानी अपने पास आ जाएगा पाई इंटू 2H माइनस 4H. ये अपने घर पे कंप्लीट करके देखना. 2H माइनस 4H सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई अपने पास माइनस 2H पाई. बिकॉज लेस देन 0 देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम. अब समझ गए होगा ना जो शॉर्टकट में लिखा है कैसे प्रेजेंट करना है. तो वॉल्यूम कितना आ गया अपने पास? मैक्सिमम आ गया. जब वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया, अब क्या प्रूफ करके दिखाना है? सबसे पहले तो कैपिटल H को प्रूफ करके दिखाना है कि वो H बाई 3 है.
आर की वैल्यू लाओ और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। फ्रॉम टू कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h माइनस 2h tan अल्फा बाई 3 और होल अपॉन tan अल्फा। करेक्ट। tan अल्फा एंड tan अल्फा कैंसिल आउट। कैपिटल आ गया बेटे h माइनस h बाई 3, तो ये आ गया अपने पास, नहीं 2h बाई 3, 2 बचा हुआ है, 3h माइनस 2h, इट इज h बाई 3। रिजल्ट इज प्रूफ। अब मुझे वॉल्यूम प्रूफ करके दिखाना है। वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम हो गया पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू 2h tan अल्फा बाई 3 होल स्क्वायर इंटू कैपिटल H। कैपिटल H की वैल्यू क्या है? h बाई 3। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी घर पे समझने के लिए। बाकी की कैलकुलेशन यहां कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, वही हो गया बेटे 4 बाई 27। पाई अपनी जगह, h स्क्वायर इंटू h क्यूब, और tan अल्फा का स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बहुत छोटा से लिख दिया। 4 बाई 27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। दिस इज योर रिजल्ट। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, 15 सेकंड है, सब अच्छी तरीके से समझ लो, और जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन बनता है उसे प्रिपेयर कर लो और फिर हम पूछते हैं। ठीक है, चलो क्विक, हर लाइन रिवाइज कर डालो। क्वेश्चन नंबर 19 कट कर दो। 20, 21, 22, 24 अभी डिस्कस करते हैं, फटाफट देखो। स्क्रीनशॉट भी ले लेना साथ में। बीस मिनट की भी हो सकती, तरनदीप। सब हो जाएगा बेटा। अगले साल तो तुम लोग पढ़ाने लायक हो जाओगे। तो सब कहेंगे देखो टीचर ही पिछले साल नहीं पढ़ता था, हमें क्या पढ़ाएगा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पूछो सारे। टाइम अप। बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर? ओके, चले आगे। इस साल लग रहा है बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हटा दूं?
देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 तो कट कर दो, इन रेट मेजर का है। 20th देखो, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इस वक्त जो कर्व दे रखा है बेटे वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी माइनस 5 एट द पॉइंट 2 माइनस 1। ध्यान देना इस बात पे, 2 माइनस 1। स्लोप ऑफ द टेंजेंट बताना बेटे एट द पॉइंट 2 माइनस 1। ठीक है, चलो देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, करेक्ट। तो पहले x को निकाल लेते हैं क्योंकि पैरामेट्रिक है, dx बाई डी टी विच इज 2t प्लस 3, फिर dy बाई डी टी विच इज 4t माइनस 2। नाउ dy बाई डी एक्स, ये आ गया बेटा 4t माइनस 2 और होल अपॉन 2t प्लस 3। अब देखिए क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है, वो तो आपको इस पॉइंट पे कह रहा है निकालने के लिए, यानी ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसमें जो कोऑर्डिनेट है वो x और y होते हैं, ना कि t होता है। समझ गए? अब प्रॉब्लम क्या है कि जो dy बाई डी एक्स निकला है वो तो t में निकला है। अब हम निकालें कैसे स्लोप को? तो क्या करना होगा, सबसे पहले इस x और y की हेल्प से आपको t को निकालना होगा। देखो समझो, सबसे पहले हमने x को रखा 2, इसको ले लिया इक्वेशन 1, इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। 2 को शिफ्ट किया बेटा, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी फैक्टर बन गया t प्लस 5 t माइनस 2 0, यानी t आ गया माइनस 5 और t आ गया 2। तो क्या दोनों यूज करके स्लोप बनेगा? ठीक है, तो यहां पर भी नहीं रुकना, अभी क्या करना है, y की हेल्प से फिर t की वैल्यू निकालनी है। तो y इज माइनस 1 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। अब माइनस 1 उधर गया, ये आ गया 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 0। 2 बच्चों कॉमन ले लिया, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 0। फैक्टर बनाऊं तो बन जाएगा t माइनस 2 और t प्लस 1 0। दिस इंप्लाइज ईदर t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू माइनस 1। अब इन दोनों में आपको देखना है कि कौन से t की वैल्यू कॉमन है। तो कौन से t की वैल्यू कॉमन है, t इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज, ये खास बात है इस क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड t is equal to 2. Now dy by dx at t is equal to 2. 4 2 जा 8 minus 2 हो गया 6, 2 2 जा 4 into 3 7. So what is the slope of the tangent? 6 by 7. Correct? B इसका ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, 22 आप खुद करोगे, सिंपली क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल बताना एट द पॉइंट। 23 आप खुद करोगे, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं एग्जाम्पल में, और हम 24 करेंगे, 21 एंड 24। अब 21 में खास बात देखो, कह रहा द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इफ द वैल्यू ऑफ m इज। सही है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट हो सकती है, ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट हो सकती है, किसके लिए, फॉर m इज इक्वल टू, m की वैल्यू आपको चाहिए। अब कैसे क्वेश्चन को करेंगे भाई, अगर आप ध्यान दो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व है। स्ट्रेट लाइन कर्व को टच करती है, इसका मतलब लाइन में और कर्व में एक इंटरसेक्शन पॉइंट है।
वो हम निकाल सकते हैं कि भाई दोनों का कॉमन पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं कर्व में कि भाई इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। mx प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये मेरी बात पे ध्यान देना बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल रिप्लेस करते हैं। तो वेरिएबल रिप्लेस कर दिया, ब्रैकेट खोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2mx इज इक्वल टू 4x। x को शिफ्ट करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने पॉसिबल रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक टेंजेंट कर्व को जो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, एक यूनिक पॉइंट पे ही टच करेगा। इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन तो होंगे, लेकिन कौन से होंगे, इक्वल। सही है, इक्वल रूट्स होंगे। और जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सही है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b हो गया अपना 2m माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4a इज m स्क्वायर, c इज 1 0। ब्रैकेट खोला बेटे, a स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर, b स्क्वायर 16 माइनस 2 टू द 4 इंटू 4 16m 2ab माइनस 4m स्क्वायर 0, 4m स्क्वायर कट गया, 16 माइनस 16m 0, 16m इज इक्वल टू 16, व्हाट अबाउट m, m इज इक्वल टू 1। कंप्लीट। ठीक है, तो m अपने पास कितना आ गया, 1, ए ऑप्शन। 22 23 खुद। अब हम आएंगे 24 पर। अब इसमें बताओ, 10 सेकंड दे रहा हूं, क्या डाउट है, सब क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लो, आगे चलेंगे। डन, स्क्रीनशॉट लो। यस बेटा, यस बोलो बच्चे, क्या दिक्कत है। सर डिस्क्रिमिनेंट वाला दोबारा बताना। देखो, सबसे पहली बात है बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहाँ तक सबको क्लियर ही होगा कि भाई वैल्यू पुट करके ही इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकलता है वही कॉमन पॉइंट होता है ना। अब कर्व जो है वो एक पैराबोला होगा और ये लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 है। जब इसको ये कट करके निकलेगी तो x की एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं। क्या एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है? हाँ जी बेटा, इंटीग्रल्स पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना बेटा, क्योंकि यूनिक पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी x की यहाँ दो पॉसिबल वैल्यू हो ही नहीं सकती। बट क्वाड्रेटिक है तो दो पॉसिबल रूट कब होते हैं, व्हेन रूट्स आर इक्वल, है ना, तभी तो x की होगी ना। x की दो वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती कि ये वाली लाइन इस कर्व को दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर सके। एक पे टच करेगी यानी x की यूनिक वैल्यू निकलेगी, और x की यूनिक वैल्यू तभी निकलती है जब रूट्स आर इक्वल। और रूट्स अगर इक्वल है तो क्या सिचुएशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तीन सिचुएशन है, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d इज लेस देन 0। लेस देन में इमेजिनरी हो जाता तो देयर इज नो वैल्यू। ग्रेटर देन में दो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई दो वैल्यूज यहाँ निकल पाए। एक कर्व को दो जगह कैसे टच करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यूनिक होना चाहिए, तो इसलिए एक ही x की वैल्यू होगी, बट क्वाड्रेटिक है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ठीक है, यस क्लियर? यस सर। बढ़िया, अब आगे चलो, स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। और किसी को कोई दिक्कत? अब मैं आ रहा हूँ 24। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तुम लोगों को याद हो।
इसकी ज्योमेट्रिक सिचुएशन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि द पॉइंट ऑन द कर्व 24 है, कर्व है 9y² इज इक्वल टू x3। 9y² इज इक्वल टू x3, where the normal to the curve make equal intercept with the axis। हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है और उस पॉइंट पर बताना है जहां इस कर्व का नॉर्मल इक्वली इंटरसेप्ट हो, यानी इक्वली इंक्लाइंड हो एक्सिस के साथ। इक्वली इंक्लाइंड, अगर एक लाइन इक्वली इंक्लाइंड होती है बेटे तो दो सिचुएशंस बनती हैं। याद है सबको, कुछ मैंने डिस्कस किया था, यानी ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होता है। ये एंगल कितने डिग्री का? 45, तो ये कितने का? 135। सही है, कौन सा? लीनियर पेयर। और या तो ऐसे इंक्लाइंड हो सकती है, इधर इंक्लाइंड हो जाए, तो ये एंगल कितने डिग्री का? 45 और ये 130। अब देखो दोनों केस में स्लोप वाला एंगल कौन सा होगा? इसमें ये होगा और इसमें ये होगा। तो जब कोई स्ट्रेट लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है या इक्वली इंक्लाइंड होती है एक्सिस के साथ, तो उसके दो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की पॉसिबिलिटी है, या तो वो 135 बनाती है या तो वो 45 बनाती है। तो हमें सीधे लिखना है बिकॉज नॉर्मल is equally inclined with axis, ठीक है। therefore slope of normal is equal to +-1। कैसे आए? अगर tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालो तो -1 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालो तो 1 होती है, इसलिए क्या बना स्लोप? +-1। यानी अब हमें क्वेश्चन का स्लोप पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो लेट Px1y1 बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव करते हैं। 9 × 2 18y और फिर y का डेरिवेटिव बेटा dy/dx, x³ का हो गया 3x², क्योंकि हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है x1 और y1, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। dy/dx अपने पास हो गया 3x² अपॉन 18y। नाउ dy/dx is equal to x² upon 6y। dy/dx at point P it is x1² upon 6y1। ठीक है ना? आगे वैल्यू। अब निकालो स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 अपॉन dy/dx at point P। -1 अपॉन dy/dx at point P। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू किसके बराबर है? स्लोप ऑफ नॉर्मल +-1 के बराबर है, इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx at point P। अब हम क्या करते हैं? dy/dx को इधर शिफ्ट करते हैं और साइन को इधर शिफ्ट करते हैं। तो dy/dx at point P इज इक्वल टू +-1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया। ये आपके पास आंसर आ गया, -+1। अब डालिए बेटा वैल्यू। दिस इंप्लाइज x1² अपॉन 6y1 इज इक्वल टू -+1। दिस इंप्लाइज x1² इज इक्वल टू
minus plus 6y1. x1 square is minus plus 6y1. एक मिनट एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, क्योंकि x1 स्क्वायर नेगेटिव कैसे शो करेगा। अच्छा, वो इसलिए हुआ बेटा कि इस तरीके से ले सकते हैं कि y1 हो सकता है नेगेटिव हो जाए, लेकिन अगर y1 नेगेटिव होगा तो यहाँ प्रॉब्लम करेगा, यानी y1 की दो वैल्यूज हो सकती हैं। रुक जाओ, अपने पास क्या था, x क्यूब था ना। The point on the curve 9y square is equal to x cube, where the normal to the curve make equal intercept with the axis 18y 3x square. Normal make equal intercept with the axis. ठीक है, प्लस माइनस आ रहा है अपने पास, x1 स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, वो तो हम वेरिएबल की तरफ भी कर सकते हैं ना, ये जो माइनस प्लस है इसको इधर भी हम कर सकते हैं, माइनस प्लस 6y1, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो फिर नेगेटिव का प्रॉब्लम, क्योंकि अभी ये वेरिएबल पॉइंट है, तो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू, अगर हम इसको शिफ्ट करें तो मैंने लिख दिया 6y1 इज इक्वल टू माइनस प्लस x1 स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज लिख दिया इसे मैंने। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, पॉइंट लाई ऑन द कर्व सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द कर्व, यहां ध्यान देना। तो यानी ये बन गया 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब। अब y1 की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, 9 एज इट इज, y1 की वैल्यू हो गई माइनस प्लस x1 स्क्वायर अपॉन 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब। ठीक है, स्क्वायर जब हमने किया तो बन गया x टू दी पावर 4 अपॉन 36 इज इक्वल टू x1 क्यूब। 9 4 जा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x1 टू दी पावर 4 x1 क्यूब। अब x1 आपका 0 नहीं हो सकता, ध्यान देना इस बात पर। अगर लाइन ओरिजिन से पास होगी तो कभी इक्वली इंक्लाइंड नहीं हो सकती दोनों एक्सिस के साथ। ठीक है, तो इसलिए आपका x1 0 नहीं हो सकता, तो हम यहां से 3x 1x के साथ कट कर देंगे, x1 कितना आ गया 4। अगर आपका x1 4 है तो व्हाट अबाउट y1, 6y1, x1 की जगह मैंने डाला 4, माइनस प्लस 16 हो गया, 6 को ले आओ नीचे, माइनस प्लस 16/6, y1 हो गया माइनस प्लस 8/3 या प्लस माइनस 8/3। तो क्या कोऑर्डिनेट बन गए, 4, प्लस माइनस 8/3। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये अपने पास आ गया आंसर नंबर ए। चेक करो और बताओ, देखो कोई डाउट। यहाँ प्रॉब्लम नहीं बेटे, वेरिएबल पॉइंट था, वो मैं वैसे सोचने लग गया कि x1 स्क्वायर है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। वो तब होता जब सिर्फ यहाँ लिखा होता प्लस माइनस। ठीक है ना, अब बताओ कोई डाउट किसी को, देखो ध्यान से। सर एकदम लास्ट स्टेप में जो आपने कोऑर्डिनेट्स लिखे वहां पर माइनस प्लस 8/3 नहीं होगा? माइनस प्लस कर लो, वो तो क्योंकि आप कोऑर्डिनेट लिख रहे हो ना, चाहे प्लस माइनस करो या माइनस प्लस, वो आंसर में क्योंकि प्लस माइनस है इसलिए मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ओके सर, प्रेजेंटेशन चेंज है उसकी, इसलिए ऐसा किया। ठीक है, क्लियर सबको, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अगली क्लास से इंटीग्रेशन करेंगे। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बस फॉर्मूलों का काम है। वैसे तो बच्चों फॉर्मूले इसमें भी इस्तेमाल हमने किए, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो असाइनमेंट दिया था उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, क्या क्या करना देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, लॉगरिथमिक फॉर्मूले, ठीक है, डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, एक्सपोनेंट फॉर्मूला, इतना आप कर लोगे तो इंटीग्रेशन काफी आसान होगी, नहीं तो मुश्किल लगेगी। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मैं तुम लोगों को असाइनमेंट भेज रहा हूं आज या कल में, हमने पहले उससे पढ़ना है पूरा इंटीग्रेशन। ठीक है बेटे, उसी में है उसके फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट उस पे पेज पर है जो असाइनमेंट है। ठीक है ना, हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो असाइनमेंट है, करेक्ट। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी आप क्लास लीव कर सकते हो। कोई बात नहीं बेटा, मेरे को मैसेज करो, मैं भेज देता हूँ।
ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, ध्यान रखना सभी अपना। किसी और को कुछ नहीं पूछना?